सोचिए एक ऐसा इंसान जो समाज को समझने के लिए एक नया विज्ञान बनाता है। हाँ। उसे समाज शास्त्र नाम देता है और फिर उसी विज्ञान के जुनून में एक नया धर्म ही बना डालता है ना, ये कमाल का विरोधाभास। बिल्कुल। एक तरफ तो वो कहता है कि हर चीज को तर्क और सबूत की कसौटी पर कसना चाहिए, और दूसरी तरफ खुद को एक नए धर्म का सबसे बड़ा पुजारी घोषित कर देता है। ये ऑगस्ट कॉम्ट की कहानी है। एक ऐसा जीनियस जिसकी सोच ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया, लेकिन जो अपनी ही सोच की गहराइयों में कहीं खो सा गया। तो आज हम इसी शख्सियत की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उनके दो सबसे बड़े आइडिया, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म और 3 चरणों का नियम, इनको गहराई से समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद मची उथल-पुथल ने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि कॉम्ट के दिमाग को भी हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए फिर उस दौर से शुरू करते हैं जिसने कॉम्ट को बलाया। उनका जन्म हुआ था 1798 में। मतलब फ्रांसीसी क्रांति की धूल अभी ठीक से बैठी भी नहीं थी। हाँ, पुरानी राजशाही खत्म हो चुकी थी, नारे हवा में थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के। लेकिन जमीन पर सिर्फ अराजकता थी, अनिश्चितता थी। हर कोई यही पूछ रहा था अब क्या होगा, समाज को एक साथ जोड़ेगा कौन। एक तरह का वैक्यूम था। बिल्कुल। पुरानी सारी मान्यताएं टूट चुकी थीं और नई अभी बनी नहीं थीं। कॉम्ट इसी माहौल में बड़े हो रहे थे। सही बात है। और देखिए क्या है कि वो सिर्फ क्रांति की अराजकता पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, वो उस ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट के दर्शन की भी आलोचना कर रहे थे। अच्छा। हाँ, वोल्टेयर और रूसो जैसे विचारकों के लिए कॉम्ट के मन में ज्यादा सम्मान नहीं था। उन्हें लगता था कि इन लोगों का काम सिर्फ तोड़ना था, पुरानी व्यवस्था की आलोचना करना। मतलब उनका दर्शन नेगेटिव था। बिल्कुल, जो कुछ भी नया और स्थिर बनाने में नाकाम रहा। और मध्य युग में वापस जाना तो नामुमकिन था, तो रास्ता क्या था? यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन गया। वो क्रांति विरोधी विचारकों से प्रभावित तो थे, जो परंपरा और धर्म की अहमियत पर जोर देते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि विज्ञान ने दुनिया बदल दी है। हाँ, वो जानते थे कि आप उस जिन को वापस बोतल में बंद नहीं कर सकते। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो विज्ञान की प्रगति को भी अपनाए और समाज को एक स्थिर नैतिक आधार भी दे। और ये सिर्फ समाज की उथल-पुथल नहीं थी, उनकी अपनी जिंदगी में भी जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। हाँ, वो एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र थे, लेकिन अपनी विद्रोही सोच के कारण उन्हें पेरिस के प्रतिष्ठित एकोल पॉलिटेक्निक से निकाल दिया गया। और फिर उनके गुरु सेंट साइमन के साथ उनका रिश्ता, वो भी तो बहुत तूफानी था। बहुत ज्यादा। उन्होंने सालों तक साथ काम किया, लेकिन बाद में कॉम्ट ने उन पर अपने विचार चुराने का आरोप लगाया और उन्हें एक दुष्ट बाजीगर तक कह डाला। बाप रे। इन सब के बीच 1826 में उन्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। हालत इतनी बिगड़ गई कि 1827 में उन्होंने सीन नदी में कूदकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। तो ये जो उनकी अपनी जिंदगी में अराजकता थी, क्या इसी ने उन्हें समाज के लिए एक स्थिर, एक वैज्ञानिक नियम खोजने के लिए प्रेरित किया? बिल्कुल। यहीं से शायद उनका सबसे बड़ा आइडिया प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म निकल कर आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कॉम्ट का मानना था कि सामाजिक अव्यवस्था की जड़ बौद्धिक अव्यवस्था है। मतलब? उनका मानना सीधा था, जब तक लोगों की सोच में एकता नहीं होगी, समाज में स्थिरता आ ही नहीं सकती। अगर सब अलग अलग दिशा में सोचेंगे तो समाज भी बिखरा ही रहेगा। पॉजिटिविज्म इसी बौद्धिक एकता को लाने का उनका तरीका था। लेकिन पॉजिटिविज्म का ठीक मतलब क्या है? सुनने में ये बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। आइडिया बहुत सरल है। पॉजिटिविज्म का मतलब है कि समाज का अध्ययन भी उसी वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है जैसे हम प्रकृति का करते हैं। जैसे भौतिकी या जीव विज्ञान? हाँ। उनका मानना था कि जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, वैसे ही समाज को चलाने वाले भी कुछ नियम हैं। हमें बस उन्हें खोजना है। अच्छा। इसीलिए उन्होंने अपने इस नए विज्ञान को पहले सोशल फिजिक्स कहा था। सोशल फिजिक्स? हाँ, वो इसे भौतिकी जितना ही ठोस और नियमों पर आधारित बनाना चाहते थे। लेकिन समाज को भौतिकी की तरह देखना, क्या ये इंसान की मर्जी, संस्कृति, भावनाओं, इन सब को नजरअंदाज नहीं करता? क्या हम सच में इतने प्रिडिक्टेबल हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही कॉम्ट की सोच पर सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। उनके आलोचक कहते हैं कि उन्होंने इंसान को एक मशीन की तरह देखा, लेकिन कॉम्ट के लिए व्यक्तिगत भावनाओं से ज्यादा जरूरी समाज की स्थिरता थी।
उनका मानना था कि अगर हम इन नियमों को समझ लें तो हम सामाजिक समस्याओं का अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें हल भी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक इंजीनियर पुल बनाने के लिए भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल करता है। उन्हें समाजशास्त्र को 2 हिस्सों में बांटा, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स मतलब समाज की संरचना का अध्ययन। वो कौन सी चीजें हैं जो समाज को एक साथ बांध कर रखती हैं, जैसे परिवार, भाषा, धर्म। ये समाज के शरीर की रचना यानी एनाटॉमी जैसा था। सही कहा। और सोशल डायनामिक्स मतलब समाज में होने वाले बदलावों का अध्ययन। समाज समय के साथ विकसित कैसे होता है। ये समाज की क्रिया यानी फिजियोलॉजी जैसा था। बिल्कुल। यह एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी सिद्धांत है। मतलब उनका मानना था कि मानव का सारा ज्ञान और समाज खुद इन्हीं 3 सीढ़ियों से गुजरेगा। हाँ, ये एक तरह से इतिहास के लिए एक यूनिवर्सल नियम बनाने जैसा है। और उनके लिए ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये एक प्राकृतिक नियम था। गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा। हाँ, चलिए इन चरणों को समझते हैं। पहला है धार्मिक चरण या थियोलॉजिकल स्टेज। ठीक है। ये लगभग 1300 से पहले का समय था। इस दौर में इंसान अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए हर चीज का जवाब अलौकिक शक्तियों या ईश्वर में खोजता था। बिजली क्यों गिरी? क्योंकि देवता नाराज थे। बिल्कुल। फसल क्यों अच्छी हुई? क्योंकि ईश्वर प्रसन्न थे। एक मिनट, क्या ये धार्मिक चरण हजारों सालों तक एक जैसा ही था या कॉम्ट ने इसमें भी कोई विकास देखा? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, ये एक जैसा नहीं था। कॉम्ट ने इसमें भी विकास के 3 उपचरण बताए। अच्छा। सबसे पहले था जड़ पूजा यानी फेटिशिज्म। जब इंसान मानता था कि हर चीज, पेड़, पत्थर, नदी में एक आत्मा होती है। फिर आया बहुदेववाद, पॉलीथेइज्म, जहां कई देवताओं की कल्पना की गई। जैसे ग्रीक या रोमन देवता। हाँ, हर देवता का अपना एक काम था। और आखिर में एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म, जहां एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की धारणा विकसित हुई। ठीक है, तो पहले चरण में सब कुछ ईश्वर के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ। फिर आता है दूसरा चरण। हाँ, दूसरा चरण है तात्विक चरण या मेटाफिजिकल स्टेज, जो लगभग 1300 से 1800 तक चला। ये एक तरह का बीच का रास्ता था। सही कहा, ये एक संक्रमणकालीन दौर था। यहाँ ईश्वर की जगह प्रकृति या सार्वभौमिक अधिकार जैसी अमूर्त शक्तियों ने ले ली। मतलब अब लोग घटनाओं को देवताओं के गुस्से से नहीं बल्कि प्रकृति के नियम जैसी अमूर्त ताकतों से समझाने लगे। बिल्कुल, लोगों ने सवाल करना शुरू किया, लेकिन अभी भी वो अटकलें ही लगा रहे थे। उनके पास ठोस सबूत नहीं थे। कॉम्ट ने इसे एक जरूरी लेकिन कमजोर चरण माना। और फिर आता है अंतिम चरण, जिसकी ओर कॉम्ट के अनुसार मानवता बढ़ रही थी। हाँ, तीसरा और अंतिम चरण प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक चरण, पॉजिटिव स्टेज, जो उनके अनुसार 1800 के बाद शुरू हुआ। तो इसमें क्या होता है? इस चरण में इंसान घटनाओं के अंतिम कारणों यानी क्यों की तलाश करना बंद कर देता है। अब वो ये नहीं पूछता कि गुरुत्वाकर्षण क्यों है, बल्कि ये पूछता है कि ये कैसे काम करता है। एकदम सही। वो अवलोकन, प्रयोग और तर्क का इस्तेमाल करके दुनिया को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज करता है। यहाँ विज्ञान ही सर्वोच्च है। तो कॉम्ट के लिए उनके समय में फ्रांस में जो अराजकता थी, उसका कारण यही था कि समाज दूसरे और तीसरे चरण के बीच फंसा हुआ था। हाँ, तात्विक चरण के विचार जैसे सार्वभौमिक अधिकार अभी भी टकरा रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक सोच भी उभर रही थी। तो उनका समाधान क्रांति नहीं था। नहीं, उनका समाधान था शिक्षा के जरिए समाज को पूरी तरह से अंतिम पॉजिटिव चरण तक पहुंचाना। उनका मानना था कि एक बार जब सभी लोग वैज्ञानिक रूप से सोचना शुरू कर देंगे तो सामाजिक व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हाँ, कॉम्ट सिर्फ समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करके नहीं रुके। जैसा हमने शुरू में कहा था, वो एक नया धर्म बनाने निकल पड़े। ये कैसे हुआ? ये उनके जीवन और काम का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। एक आदमी जो तर्क और विज्ञान की बात कर रहा है, वो अचानक धर्मगुरु कैसे बन गया? इसकी जड़ें उनके निजी जीवन में है। उनकी मुलाकात क्लोटिल्डे वॉक्स नाम की एक महिला से हुई और उन्हें गहरा प्यार हो गया। लेकिन 1 साल बाद ही क्लोटिल्ड की मृत्यु हो गई। ओह! इस दुख ने कॉम्ट को बदल दिया। उनका प्रेम एक अर्धधार्मिक जुनून में बदल गया और उन्होंने फैसला किया कि समाज को सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि एक नए नैतिक आधार की भी जरूरत है, एक नए धर्म की। तो उन्होंने मानवता के धर्म का प्रस्ताव रखा, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, मानवता ही भगवान।
ये तो बहुत ही अजीब विचार है। बिल्कुल, ये एक ऐसा धर्म था जिसमें कोई ईश्वर नहीं था। नया सर्वोच्च प्राणी मानवता स्वयं थी। मानवता मतलब? अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी इंसानों का सामूहिक अस्तित्व। इस धर्म का अपना कैलेंडर था, जिसमें संतों की जगह न्यूटन और शेक्सपियर जैसे महान विचारकों के दिन थे। और इसके पुजारी कौन होते? इसके अपने पुजारी थे, जो समाजशास्त्री होते और अपने अनुष्ठान भी थे। ये एक कैथोलिक धर्म की संरचना की नकल करने की एक अजीब कोशिश थी, लेकिन ईश्वर के बिना। तो उनके दोस्त जॉन स्टुअर्ट मिल ने सही कहा था कि एक अच्छा कॉम्ट और एक बुरा कॉम्ट। हाँ, अच्छा कॉम्ट वो था जिसने समाजशास्त्र की नींव रखी, और बुरा कॉम्ट वो जिसने ये पंथ जैसा धर्म बनाया। लेकिन इसी बुरे कॉम्ट के दौर से हमें कुछ ऐसे शब्द भी मिले जो आज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। सही कहा, जैसे कि परोपकारिता या अल्ट्रुइज्म। उन्होंने गाड़ा था ये शब्द। हाँ, उन्होंने वास्तव में ये शब्द गढ़ा था, जिसका फ्रेंच में अर्थ है दूसरों के लिए जीना। यह उनके मानवता के धर्म का केंद्रीय सिद्धांत था। और उनके विचारों का असर सिर्फ किताबों तक नहीं रहा। ब्राजील का राष्ट्रीय नारा ऑर्डेम ए प्रोग्रेसो, ऑर्जे में प्रोग्रेसो यानी व्यवस्था और प्रगति, वो सीधे कॉम्ट की किताब से लिया गया है। हाँ, यह दिखाता है कि उनके विचार सिर्फ अकादमिक बहसों तक सीमित नहीं थे, बल्कि असल दुनिया में क्रांतियों और राष्ट्र निर्माण को प्रभावित कर रहे थे। अविश्वसनीय है, लेकिन उनके सभी विचार इतने दूरदर्शी नहीं थे। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध गलत भविष्यवाणी भी है। हाँ, जो विज्ञान में इतना यकीन रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए बड़ी विडंबना है। क्या थी वो? कॉम्ट ने बड़े आत्मविश्वास से लिखा था कि इंसान कभी भी तारों की रासायनिक संरचना को नहीं जान पाएगा। उनका मानना था कि हम उनकी दूरी, आकार और गति तो जान सकते हैं, लेकिन वो किस चीज से बने हैं, ये जानना हमारी पहुंच से हमेशा बाहर रहेगा। मतलब विज्ञान की एक सीमा तय कर दी उन्होंने। बिल्कुल। और फिर कुछ ही दशकों बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की एक नई तकनीक आई। और उसने क्या किया? उससे वैज्ञानिक प्रकाश का विश्लेषण करके ही बता सकते थे कि दूर के तारे किन तत्वों से बने हैं। इसने कॉम्ट को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। ये तो कमाल का उदाहरण है कि जो आदमी विज्ञान का सबसे बड़ा हिमायती था, उसने ही विज्ञान की संभावनाओं को कम आंकने की सबसे बड़ी गलती की। हाँ, और इसकी एक वजह यह भी थी कि बाद के जीवन में उन्होंने सेरेब्रल हाइजीन नाम की एक आदत अपना ली थी। सेरेब्रल हाइजीन ये क्या है? मतलब दूसरे लोगों का काम पढ़ना ही बंद कर दिया, ताकि उनके अपने विचार शुद्ध रहें। अच्छा, तो वो नए वैज्ञानिक विकास से अनजान रह गए? हाँ, और इसी वजह से वो एक तरह से अपने ही बनाए सिस्टम में कैद हो गए थे। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे सामने एक ऐसा विचारक है जिसने हमें समाज को वैज्ञानिक नजरिए से देखने का एक पूरा ढांचा दिया, लेकिन जो खुद तर्क की राह से भटक कर एक पंथ जैसा धर्म बनाने चला गया। उनकी विरासत बहुत जटिल है, इसमें कोई शक नहीं। हम उन्हें कैसे देखें? देखिए, समाज के वैज्ञानिक डेटा संचालित अध्ययन पर उनका जोर आज भी समाजशास्त्र की नींव है। समाज को एक अलग अनुशासन के रूप में स्थापित करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। लेकिन उनका भव्य सर्वव्यापी विकासवादी सिद्धांत कि हर समाज ठीक उन्हीं 3 चरणों से गुजरेगा, अब ज्यादातर विद्वान खारिज कर चुके हैं। और उनका मानवता का धर्म तो बस एक ऐतिहासिक जिज्ञासा बनकर रह गया है। सही। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनका जीवन वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और अर्थ व व्यवस्था के लिए मानवीय इच्छा के बीच के तनाव को दिखाता है? बहुत खूबसूरती से समझाया आपने। विज्ञान हमें कैसे का जवाब दे सकता है, लेकिन इंसान हमेशा क्यों का जवाब भी खोजता है। बिल्कुल। और जब विज्ञान वो जवाब नहीं दे पाया, तो कॉम्ट ने उसे धर्म में खोजने की कोशिश की। उनका जीवन यह भी दिखाता है कि कैसे व्यवस्था की चाह एक प्रतिभाशाली दिमाग को भी हठधर्मिता की ओर ले जा सकती है। तो आज की चर्चा के अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। कॉम्ट का मूल तर्क था कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। हाँ। आज की दुनिया को देखिए, इंटरनेट, सोशल मीडिया, 24 घंटे का न्यूज साइकिल, हम सूचना, गलत सूचना और एक दूसरे से टकराते विश्व दृष्टिकोणों के महासागर में जी रहे हैं। एक बौद्धिक अराजकता में। ठीक नहीं है? क्या हमारी सामाजिक उथल-पुथल, हमारा राजनीतिक ध्रुवीकरण, क्या ये सब हमारी इसी बौद्धिक अराजकता का प्रतिबिंब है? और अगर ऐसा है, तो क्या सोचने का कोई नया तरीका, शायद उनका प्रत्यक्षवाद नहीं, इसका समाधान हो सकता है?